हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप भी जो है सभी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। और इफ़ यू डोंट माइंड, पिछली क्लास जो हमारी हुई थी, जस्ट मिनट रुकेंगे, एक बार मुझे चेक करने दीजिएगा। पिछली क्लास में क्या हुआ था कि चीज़ें जो है रिकॉर्ड भी। चलिए अब ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से। तो चलिए अपनी क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टारगेट है वो रहा आपके सामने। तो आज के जो हमारे वीडियो में हैं वो हैं, आज के टारगेट में धीमन और विदपाल। ये मेंस की हमारी जो है लगातार एमपीपीएससी मेंस हिस्ट्री को टारगेट करते हुए क्लास कर रहे हैं। और इसमें जो है डेली हम क्या करते हैं, ये जो आपके 2 मार्कर हैं 5 क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो आपके 6 मार्कर हैं 2 क्वेश्चन देखेंगे। और ये आपका 10 मार्कर प्रश्न है। और थोड़ा सा बता दूं कि इसमें थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि अभी जो है जल्दी से हमें कंप्लीट करना है। एक क्लास हमने जो है बहुत डिटेल से रिकॉर्ड की हुई थी इसके पहले, परंतु दुर्भाग्यवश वो जो क्या हुआ, टेक्निकल इशू हुआ, उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, हमारी वॉइस बस उसमें रिकॉर्ड हो रही थी। तो चलिए जो है हम इसे देखते हैं और एक एक टॉपिक को समझते हैं। ये हमारी क्लास की जो क्या है विशेषताएं हैं। और ये पीडीएफ आपको चाहिए, जो आंसर राइटिंग ये लिखी हुई है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में जो है ज्वाइन कीजिएगा। ये रहा हमारे ग्रुप का जो है नाम, जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अपने जो है प्रश्नों की बात करते हैं। और हमारे सामने प्रश्न है। सबसे पहले हम 2 मार्कर प्रश्न सॉल्व करेंगे और इन्हें देखेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रश्न जो है पहले मेरे द्वारा कॉपी में लिखे जाते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर टाइप किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहाँ पर लगता है कि चीज़ें जो है ज़्यादा लिखी हुई हैं, अन्यथा जो मतलब एमपीपीएससी मानक के अनुरूप नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले इनको जो है एक प्रैक्टिकल करके जो है यहाँ पर चीज़ें लिखी जाती हैं। धीमन और विदपाल। धीमन और विदपाल की बात करेंगे तो यह जो है पूर्व मध्यकाल से संबंधित ये कला संबंधी व्यक्तित्व हैं। किससे संबंधित हैं? चित्रकार से संबंधित व्यक्तित्व हैं। और यह जो है बंगाल क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो यह पाल शासकों के दरबार में, तो कहाँ, पाल शासकों के दरबार में रहते थे और चित्रकार थे। किस क्षेत्र कौन सा होगा? बंगाल क्षेत्र हो जाएगा। तो दोनों जो है पाल वंश के शासकों के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। 2 मार्कर में यदि आप ऐसा लिखते हैं तो जो है एक आदर्श उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में रानी दिद्दा। रानी दिद्दा की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर कि जो कश्मीर कश्मीर था, कश्मीर में मुख्यतः 3 राजवंश रहे हैं। उनमें से एक राजवंश था जिसका नाम था लोहार वंश। और लोहार वंश की जो है राजकुमारी थी जिनका नाम था रानी दिद्दा। अब लोहार वंश के बाद जो है यहाँ पर एक और राजवंश था इसी के समकालीन, जिसका नाम था उत्पल वंश। और उत्पल वंश के राजकुमार थे कौन? क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र के साथ में क्या हुआ था, इनका रानी दिद्दा का विवाह हुआ था। बाद में क्षेमेंद्र की क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। डेड होने के बाद रानी दिद्दा ने जो है 50 वर्षों तक उस उत्पल वंश का जो है राजवंश संभाला हुआ था। चलिए देखते हैं कि कश्मीर के लोहार वंश की राजकुमारी थी। लोहार वंश का जो संस्थापक था, याद रखिएगा, संग्राम सिंह जो है, संग्राम सिंह इसका क्या था, संस्थापक था। 2 मार्कर में आ जाए। दूसरी बात कहेंगे उत्पल वंशीय क्षेमेंद्र से क्या हुआ था, विवाह हुआ था। क्षेमेंद्र यहाँ छत्री वाला जो है छा लिखेंगे, क्षेमेंद्र। तीसरी फैक्ट की बात करें इसमें, 50 वर्षों तक उत्पल वंश में क्या किया, शासन किया हुआ है किसने? रानी दिद्दा ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे सामने जिसमें हम बात करेंगे वो है मिताक्षरा। जब मिताक्षरा की बात करते हैं तो ये विज्ञानेश्वर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा बात की जाए तो यज्ञवल्क्य की जो स्मृति हुआ करती थी उस पर जो है लिखी गई टीका है। टीका का मतलब क्या होता है? जो भी एक इतिहासकार द्वारा कोई पुस्तक लिखी जाती है बाद में, या कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो उस ग्रंथ पर जो है कुछ कमियां निकाल के जो टिप्पणी की जाती है उसी को क्या कह देते हैं? टीका कह देते हैं। तो मिताक्षरा नामक टीका जो है विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई थी। और यह किस पर लिखी गई थी? यह जो टीका थी आपकी याज्ञवल्क्य की स्मृति द्वारा लिखी गई थी। वल के जो स्मृति थी उस स्मृति पर लिखी गई टीका थी। चलिए देखते हैं कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो है विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका है क्या मिताक्षरा कब लिखी गई थी? तो इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में की गई थी और जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत हेतु प्रसिद्ध। मनुस्मृति जहाँ क्या बात करती है, मनुस्मृति बात करती है कि
महिला संपत्ति पर वो प्रश्न चिन्ह लगाती है कि यदि कन्या हुई तो उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाती है पिता की संपत्ति पर। लेकिन यह जो है जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत को क्या है मानती है। यदि माता-पिता की जितनी भी संपत्ति है तो वो जो संतान होंगी उन पर क्या होगा उसका उत्तराधिकार होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख की बात करें तो चालुक्य वंश के एक शासक थे जिनका नाम था पुलकेशन द्वितीय और पुलकेशन द्वितीय के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था क्या रवि कीर्ति जो है उनका नाम था और रवि कीर्ति द्वारा जो है इस अभिलेख की रचना की गई थी। किस अभिलेख की? ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। ऐहोल अभिलेख में बात करें मुख्यतः यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशन जो द्वितीय था उसके द्वारा राजा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। तो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का ये अभिलेख है। रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी और इसमें जो हर्ष की पराजय का वर्णन मिलता है। विशेष बात यह है कि जो ये रवि कीर्ति है ये इस अभिलेख की रचना करने के बाद इसी अभिलेख में अपना ज़िक्र करता है, प्रशंसा करता है कि मैंने कालिदास और हरिसेन जैसी जो है एक उपलब्धि हासिल कर ली हुई है साहित्य के क्षेत्र में। और ये ऐहोल अभिलेख अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल के मंदिर भी आपने पढ़े होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने। थोड़ा-सा मुझे लगता है लिखने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलिए देखेंगे। मेघातिथि, तो मेघातिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जब मेघातिथि की बात करते हैं तो आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है 7 स्मृतियों में सबसे प्राचीनतम और प्रसिद्ध स्मृति है और मनुस्मृति पर जो टीका लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? मेघातिथि था। चलिए देखते हैं इनके बारे में। कि मनुस्मृति के प्राचीनतम क्या है? भाष्यकार। भाष्यकार का मतलब भी क्या होता है? टीकाकार ही होता है। तो भाष्यकार का मतलब भी क्या होता है? टीकाकार ही होता है। मनुभाष्य नामक इन्होंने टीका लिखी हुई थी और समय जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में ये लिखी हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज जो है 10 प्रश्न है 2 मार्क करके क्योंकि कवर भी करना था। जयदेव की बात करते हैं तो जयदेव जो क्या है एक प्रसिद्ध कवि हैं और यह जो है बंगाल में एक राजवंश था जिनका नाम था सेन वंश और सेन वंश के एक शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के जो है दरबार में रहते थे कौन? जयदेव। और जयदेव की जो प्रमुख पुस्तक है जो इतिहास में फेमस है उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 12वीं साड़ी नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? सदी। 12वीं सदी के जो है संस्कृत के महाकवि हैं और गीत गोविंद और रति मंजरी नामक पुस्तकों की रचना की हुई थी। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र थोड़ा शुद्ध रूप में लिखिएगा, इस प्रकार से लिखेंगे क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कौन थे? तो ये कश्मीर के कवि थे। एक कश्मीर के जो है संस्कृत के महान कवि थे और यह व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं। 11वीं सदी के 11वीं जो है ये सदी के 11वीं सदी के संस्कृत के कश्मीरी कवि हैं। दूसरी बात करेंगे इन्होंने जो इनकी पुस्तक है वो है 10 अवतार चरित। 10 अवतार चरित और बृहत कथा मंजरी जो क्या है इनकी रचनाएं हैं। संस्कृत में व्यंग कथा के धनी थे अर्थात व्यंगकार थे। अगला प्रश्न है कंबन। तो कंबन का संबंध जो है तमिल साहित्य से माना जाता है। किससे माना जाता है? तमिल साहित्य से माना जाता है और ये जिस कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं वो इनका कार्य है कि इन्होंने जो है तमिल भाषा में क्या की थी? रामायण की रचना की हुई थी। तमिल रामायण की रचना की हुई थी। तो तमिल साहित्य के महान कवि हैं और चोल शासकों को इन्हें राजाश्रय प्रदान था। तमिल रामायण की जो है क्या की हुई थी? रचना की हुई थी। तो यहाँ पर ला और एडजस्ट कीजिएगा, तमिल रामायण की रचना की हुई थी। अगला प्रश्न है सुलेमान। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार ये अरबी यात्री था। सुलेमान कौन था? अरबी यात्री था और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर जो है ये आया हुआ था। खास तौर से मिहिर भोज के समय पर जो है इसका वो देखने को मिलता है। ये एमपीपीएससी में प्री में पूछा गया प्रश्न भी है कि ये किसके समय पर आया था, तो मिहिर भोज आप सही लगाएंगे। देखेंगे कि 9वीं सदी का अरबी यात्री था, प्रतिहार वंश के समय पर भारत आया था और प्रतिहार वंश की समकालीन जानकारी का क्या करता है? स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। श्रीहर्ष की बात करें तो ये जो कन्नौज था, कन्नौज में एक वंश शासन करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। क्या नाम था? गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश के जो शासक थे जिनका नाम था जयचंद। जयचंद के दरबार में रहने वाला ये क्या था? संस्कृत का कवि था। तो 12वीं सदी यहाँ पर लिखेंगे। 12वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। गढ़वाल शासक विजयचंद तथा जयचंद के दरबार में रहे हैं।
और इनकी प्रमुख रचना जो है नैषधीय चरित जो है इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 5 मार्कर प्रश्न की, और 5 मार्कर प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो थोड़ा-सा आप देखेंगे यहाँ पर इसे समझेंगे कि एक लंबे समय तक जो है क्या रहा है, पाटलिपुत्र क्या रहा है। मैंने पिछली स्लाइड में से बहुत डिटेल में समझाया था, 1 घंटे की क्लास बनी थी, लेकिन उतना समय नहीं लूँगा मैं अब। तो पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल में क्या हुआ था, एक लंबे समय तक, चाहे वो मगध साम्राज्य की हो, चाहे मौर्यों की हो, चाहे वो शुंग साम्राज्य की हो, चाहे वो गुप्तों की हो, इनकी प्रमुख राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र जो है फेमस रहा है। लेकिन आगे चल कर के क्या होता है कि गुप्तोत्तर काल में जो है हर्षवर्धन प्रमुख शासक बनता है। कौन? हर्षवर्धन उत्तर भारत में सबसे बड़ा शासक हो जाता है, और इसकी राजधानी जो रहती है क्या रहती है, थानेश्वर रहती है, जो कि वर्तमान कहाँ पर पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। और जो इसका हर्ष की बहन थी, इस बहन का नाम क्या था, राज्यश्री जो है इनकी बहन का नाम था। और इस राज्यश्री का विवाह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कन्नौज में, जो वर्मन वंश का शासक था ग्रहवर्मा के साथ में क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और ग्रहवर्मा की क्या कर दी जाती है, जो गौंड वंश के शासक थे जिनका नाम था शशांक, क्या नाम था, शशांक। शशांक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो बाद में राज्यश्री की अनुमति से जो है यह हर्षवर्धन थानेश्वर से कहाँ पर आ गया, कन्नौज में आ गया। और इस प्रकार से कन्नौज अब जो पहले पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, पाटलिपुत्र की जगह पर कन्नौज प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गया। अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात में कन्नौज पर अधिकार को लेकर के 3 पक्षों के मध्य में संघर्ष हुआ। इसी को क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? अन्यथा आपको जो है एक बार मैप बना कर के बता सकते हैं। देखिएगा थोड़ा-सा सांकेतिक हम क्या करते हैं, मैप बनाने का कार्य करते हैं। तो मैप कभी भी मुझसे जो है मैं 100% सही नहीं बनाता हूँ। सांकेतिक मैप बनाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, हम जो संकेत ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या था, कन्नौज था, ये कन्नौज है। यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, और दक्षिण में जो है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था, और यहाँ पर जो है पाल वंश का शासन था। किसका? पाल वंश का जो है यहाँ पर शासन था। पाल वंश का जो है यहाँ पर शासन था। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कन्नौज में जो शासन करता था उसका नाम था आयुध वंश। क्या नाम था? आयुध वंश। और इसके 2 शासक थे, 2 भाई थे। एक का नाम था इंद्रायुध और दूसरे का नाम था चक्रायुध। तो कभी जो है धर्मपाल क्या करता, चक्रायुध को शासक बना देता, तो कभी वत्सराज, कभी नागभट्ट, कभी मिहिर भोज जो है दूसरे को शासक बना देता, और इसी बीच में जो है राष्ट्रकूट आ जाते तो दोनों को पराजित कर देते। तो यही जो है 3 शक्तियाँ कौन-कौन सी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के मध्य में जो कन्नौज को लेकर के लगभग ये 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ, इसी को क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में निष्कर्षतः मैं बात करूँ कि इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ फ्रेंड्स कि ये तीनों शक्तियाँ जो है लड़ते-लड़ते जो है सैन्य रूप से बहुत टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा इनका धन खत्म हो गया था, और जो है इन तीनों राजवंशों का पतन के रूप में इनका परिणाम निकल कर के आता है। दूसरी बात करें तो विदेशी जो थे आक्रमणों की क्या हुई, सफलता हुई, क्योंकि ये आपसी में ही लड़ते रहे। तो चलिए अब इसे हम भाषा के रूप में क्या करते हैं, समझने का कार्य करते हैं, एक पॉइंट समझते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य कन्नौज को लेकर के जो है 200 वर्षों तक का जो अधिकार हुआ, युद्ध अधिकार को लेकर के जो हुआ, उसी को क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम इस संघर्ष में क्या होता है कि प्रतिहार शासक जो वत्सराज थे, धर्मपाल तथा इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। बाद में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। क्या बातें समझ में नहीं आई? मुझे लगता है समझ में नहीं आई होंगी। चलिए समझने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है कन्नौज, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है ये पाल राजवंश, और एक तरफ कौन हो जाएंगे, इधर प्रतिहार राजवंश हो जाएंगे, और इधर कौन हो जाएगा, दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। समझिएगा बातों को एक-एक करके। इधर प्रतिहार शासक जो क्या करता है, वत्सराज है प्रतिहार शासक। कौन है? वत्सराज है, ये कन्नौज पर आक्रमण करता है। और जो पाल शासक था इस समय पर वो कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने जो है अपना प्रतिनिधि यहाँ पर बैठा करके रखा हुआ था। वत्सराज ने क्या किया, धर्मपाल को भी पराजित किया, और यहाँ के जो शासक था कन्नौज का, जो पालों का प्रतिनिधि था, उसको भी पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो है इसे कन्नौज पर अपना शासक, अपना प्रतिनिधि बैठा दिया, किसने? वत्सराज ने। अब ये पराजित करके वापस लौट रहा था। इसी दौरान क्या होता है, यहाँ पर
ध्रुव का आक्रमण होता है। राष्ट्रकूट शासक किसका? ध्रुव का जो है आक्रमण होता है और इस आक्रमण में वत्सराज क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है और अंतिम विजय किसकी होती है? राष्ट्रकूट अर्थात ध्रुव की होती है। परंतु राष्ट्रकूट दक्षिण में रहते थे, यह उत्तर में नहीं रह सकते थे। इस प्रकार से ये लौटने लगे। बाद में जो है पाल शासकों ने पुनः यहाँ पर अधिकार कर लिया। चलिए इसे अगले पॉइंट में समझेंगे, तो इसी पॉइंट को जो है बहुत डिटेल में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास में स्पेस की कमी है, तो इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। आई होप चीज़ें आपको क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है कि दूसरे चरण में धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया तथा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण कर ली। तो फिर से वही बात हो जाती है कि धर्मपाल ने जो क्या कर लिया, जो पहले प्रतिहार शासकों से पराजित हो चुका था, उसने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद जो एक विशाल दरबार का आयोजन किया, एक विशाल दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में जो है सभी जगह के क्या हुए? राजा जो है उपस्थित हुए और राजा उपस्थित होने के बाद यहीं पर ये क्या करता है? सभी राजाओं से अधीनता स्वीकार करवा लेता है। साथ ही साथ जो है उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक। तो चलिए अब देखते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं और अगला पॉइंट है हमारे पास में कि तीसरे चरण में क्या होता है? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज का शासक जो इंद्रायुध था, इंद्रायुध को क्या कर लिया? बंदी बनाया। इंद्रायुध को बंदी बनाया तथा अभियान में वापसी के दौरान गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तो गोविंद तृतीय कौन था? ये राष्ट्रकूट शासक था। वापसी के दौरान यह भी जो है राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ। इस प्रकार से इनके मध्य को लेकर के संघर्ष हुआ। अंततः राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया तथा कन्नौज को नष्ट किया। परंतु यह विजय अस्थायी थी क्योंकि राष्ट्रकूट वहां टिक नहीं पाते थे। अंतिम परिणाम के रूप में पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों का पतन हुआ और विदेशी आक्रमणों का मार्ग जो है खुला हो गया। इस प्रकार से क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष था। चूंकि यहाँ पर शब्द सीमा और जगह की हमारे पास में लिमिट है, इतने से ज्यादा नहीं आप लिख सकते। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने सामंतवाद। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा सामंतवाद क्या है? ये भी एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। जब हम सामंतवाद की बात करते हैं तो सामंत शब्द जो है एक क्षेत्रीय शक्ति को क्या करता है? डिनोट करता है। क्या करता है ये? क्षेत्रीयता को प्रदर्शित करता है कि एक जो मतलब छोटा सा राज्य का उदय होना। ऐसा वाद मतलब क्या होता है? विशेषता होती है जब किसी की बात करते हैं और उसके आगे जो भी बात होती है उसी का विस्तारित होता है। कैसे? एक अभिलेख आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल में जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। ये किसका अभिलेख है? रानी नागनिका का अभिलेख है और इसमें सर्वप्रथम क्या देखने को मिलता है हमें? भूमि अनुदान देखने को मिलता है। भूमि अनुदान का अभिलेखीय प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। भूमि अनुदान का मतलब क्या है? कि भूमि जो है दान में दी जाती थी। यह भूमि जो है ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। यह भूमि इनाम के रूप में दी जाती थी, पुरस्कार के रूप में दी जाती थी खिलाड़ियों को जो बड़ी उपलब्धि हासिल करता था। साथ ही साथ जो है यह अन्य मामलों में भी भूमि जो है जागीर के रूप में जागीरदारों को कहीं ऐसे जो है दी जाती थी। अब कालांतर में क्या हुआ कि जब ऐसी भूमि वितरित की जाने लगी तो धीरे-धीरे क्या हुआ? जो सरकार की भूमि होती थी अर्थात राज्य की ये भूमि जो होती थी जिसे हम क्या कह देते थे? सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि में क्या हो गई? कमी हो गई और जब कमी हो गई तो फिर सरकार को क्या मिलेगा? टैक्स जो है कम मात्रा में मिलेगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि केंद्रीय शक्ति जो है राजा की जो शक्ति होगी होती थी वह क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। जब राजा की शक्ति कमजोर होने लगी तो ये जो जिनके पास में जागीरें हो गई थी, 2-200 हजार 4-4 हजार बीघा जमीन हो गई थी, तो वो क्या बनने लगे? छोटे-छोटे जो है थोड़ी क्षेत्र की शक्ति के स्वामी बनने लगे। इससे क्या हुआ? क्षेत्रवाद का उदय हुआ और छोटी-छोटी रियासतों या छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक बड़ी शक्ति का निर्माण नहीं हो सका। अब बताइए एक राज्य यहाँ पर है, एक राज्य यहाँ पर है, एक राज्य यहाँ पर है, तो कोई विदेशी बाहर से आकर के आसानी से इन्हें तोड़ सकता है। तो यही परिणाम हुआ कि विदेशी आक्रमण सफल हुए। आर्थिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो व्यापार वाणिज्य था, जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाणिज्य का नाम था, वो उसका क्या हो गया? पतन हो गया। अब इन जो छोटे-छोटे राज्यों में अपने-अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जो संसाधन होते थे, उसके अनुसार विकास करने लगे, तो फिर क्या हुआ? बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। बंद अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा विकास का बहुत बड़ा बाधक होती है। आज दुनिया में देखिएगा अधिकांश जो है देश हैं, वो खुला अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं। भारत भी जो है 1990 तक बंद अर्थव्यवस्था में था, परंतु 1990 के बाद खोल दिया गया। तो चलिए अब इसे हम किस भाषा में लिखेंगे? अब जो है देखेंगे, ये चीज़ें समझने की थी।
सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद जो है गुप्त उत्तर काल तथा राजपूत काल की मुख्य विशेषता है, जिसका संदर्भ है भूस्वामियों के रूप में उदित एक नए वर्ग के रूप में माना जाता है। सामंतवाद का विकास कैसे होता है? सामंतवाद का विकास भूमि अनुदान परंपरा के कारण हुआ था, जिसमें लंबे समय के बाद भूस्वामियों का उदय हुआ। भूमि अनुदान का प्रमाण जो है, इतिहास में प्रमाण बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। नानाघाट अभिलेख है, जो कि सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र है, सॉरी सातकर्णी प्रथम की पत्नी का है। इसके क्या परिणाम हुए? परिणाम क्या निकल कर के आए? सामंतवाद के परिणाम कुछ इस प्रकार से हुए कि बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, सामंती अर्थव्यवस्था बनी, केंद्रीय शक्तियों का अभाव हो गया, वाणिज्य व्यापार में गिरावट आई और विदेशी आक्रमणों की सफलता हुई। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि इस प्रकार सामंती अर्थव्यवस्था से आर्थिक संसाधन सीमित हुए तथा न्यून सेना तथा न्यून सैन्य शक्ति से बाहर यानी कि बाहरी शक्तियों की सफलता हुई। इस प्रकार से क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा 200 शब्दों का प्रश्न है और इसमें क्या बताना है? आप राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों पर क्या करना है? आपको चर्चा करना है। किताब में बहुत बड़े-बड़े सिद्धांत ये दिए हुए थे, तो लगभग 5-6 सिद्धांत मैंने शामिल किए हैं इसमें और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात समस्त उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का बोलबाला था, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का सामना किया। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इस संदर्भ में इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। देखिएगा ये सिद्धांत जो है आप एक यहाँ ग्राफ बना करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 सिद्धांत इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर एक-एक हेडिंग डाल करके इन्हें क्या कर सकते हैं? जो है उपस्थित भी कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पन्न, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। यह जानकारी कौन देता है? जो चंद्रवरदायी थे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो यह जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलती है और इसकी रचना जो है चंद्रवरदायी ने की हुई थी। क्या कहता है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार पुरोहितों ने अत्याचार तथा अन्याय से रक्षा हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और ईश्वर से एक योद्धा जाति की मांग की, जिससे 4 वीर पुरुष उत्पन्न हुए तथा 4 राजवंशों की क्या रखी गई? नींव रखी गई। कौन थे वो 4 राजवंश? वो थे यही थे राजपूत, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। आगे चल कर के चंदेल भी जो है इसमें जुड़ जाते हैं। अगले सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। राजपूत ब्राह्मण की संतान हैं। जोधपुर में प्रतिहार ब्राह्मण की संतान रहती थी, जिनसे प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। इसका जो प्रमुख जानकारी का स्रोत है वो है पिंगल सूत्र नाम करके एक ग्रंथ है, उसमें यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की संस्कृति जो है आर्य क्षत्रियों से मिलती-जुलती है, अतः राजपूत जो है असली आर्यों की संतान है। इस संदर्भ में साक्ष्य नहीं, तर्क दिए जाते हैं। वो कौन-कौन से तर्क हैं जो ऐसा बताते हैं, यानी कि मेल-जोल करते हैं कि वैदिक क्षत्रियों से राजपूत उत्पन्न हुए हैं। वो तर्क ये हैं कि अग्नि पूजा, सती प्रथा, यज्ञ आदि प्रथाएँ जो है राजपूतों में प्रचलित हैं, जो कि वैदिक आर्यों में प्रचलित थी। रामायण महाभारत के नियम आचरण का राजपूतों द्वारा युद्ध में पालन किया जाता था, जो कि आर्य भी करते थे। प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। अगला सिद्धांत है सूर्य व चंद्रवंशी सिद्धांत है। राजपूतों को इसमें सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी माना गया है। राम सूर्यवंशी तथा सूर्यवंशी तथा कृष्ण जो है कृष्ण और अर्जुन चंद्रवंशी थे। राजपूतों को जो है राम और कृष्ण की संतान माना गया है और ये जो प्रमाण के रूप में है ये है 1247 का चित्तौड़ शिलालेख है। अंतिम हमारा सिद्धांत है विदेशियों की संतान। इसका प्रतिपादन जो है कर्नल टॉड ने किया हुआ था, एक अंग्रेज इतिहासकार था। क्या लिखता है कि राजपूतों को जो है विदेशी जातियां शक, कुषाण, पहलव, हूण की संतान मानते हैं। क्यों मानते हैं? तर्क देते हैं कि राजपूतों की प्रथाएं इनसे मिलती-जुलती हैं। अब हम निष्कर्ष के रूप में बताएंगे कि निसंदेह एक लंबे समय तक राजपूत शक्तिशाली जाति के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उपरोक्त मतों में इतिहासकारों में क्षेत्रीयता तथा राष्ट्रीयता का अभाव दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि क्षेत्र विशेष को लेकर के जो है अपनी तरफ को करने का प्रयास करते हैं इतिहासकार कि ये हमारे क्षेत्र के थे, यूरोप के थे, कोई कहता है यहाँ के थे। राष्ट्रीयता का प्रभाव दिखाई पड़ता है, अतः राजपूतों को भारत की
अन्य जातियों की तरह मिली-जुली जाति का परिणाम माना जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने क्या किया कि आज की आंसर राइटिंग की निश्चित रूप से मैंने जो है पहले की तुलना में फ़ास्ट करवाया है और जहाँ समझाने की आवश्यकता थी मैंने फ़ोकस भी किया हुआ है। अगर आप इसका जो है पीडीएफ चाहते हैं तो ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अगर आप एमपीपीएससी प्री को लेकर के जो है टेस्ट देना चाहते हैं, तो डेली जो है हम यूट्यूब पर क्या कराते हैं, एक टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और इसी टेस्ट का जो है रोज़ाना शाम को क्या होता है 8:30 पर जो है टेलीग्राम पर क्विज़ बोर्ड के माध्यम से टेस्ट होता है और संडे को क्या होता है आपका रिवीजन होता है। इस प्रकार से जो है लगातार क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को लेकर के बार-बार वही चीज़ें कर रहे हैं ताकि जो है हो जाए। टोटल जो है 50 टेस्ट करने का जो है टारगेट रखा हुआ है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम तक। चलिए धन्यवाद।